नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में दिनेश महावर। आज हम बात करने वाले हैं विनिमय विपत्र संबंधी व्यवहारों का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। बात करने वाले हैं टॉपिक की। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज हम इस टॉपिक में विनिमय विपत्र की परिभाषा के बारे में बात करेंगे, विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, उनके जो पक्षकार हैं उनके बारे में बात करेंगे और कैसे निकालते हैं ड्यू डेट, उन सभी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, विनिमय विपत्र संबंधी व्यवहारों का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। विनिमय विपत्र की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इसकी परिभाषा क्या है? भारतीय प्राक्रम विलेख अधिनियम की धारा 5 के अनुसार परिभाषा दे रखी है आपके सामने। विनिमय विपत्र की एक शर्त, विनिमय विपत्र एक शर्त रहित आदेश है जिस पर लेखक अपने हस्ताक्षर कर किसी व्यक्ति विशेष को एक आदेश देता है कि वह एक निश्चित धनराशि स्वयं उसे अथवा उसके द्वारा अवधि के पश्चात दे देवे। मतलब एक विनिमय पत्र होता है जो क्या होता है, एक शर्त रहित आदेश होता है। किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं रहती है और लेखक अपने हस्ताक्षर करके रखता है उस पर और आदेश देता है, एक विशेष आदेश देता है कि उसके द्वारा जो ली गई राशि है उसे तुरंत भुगतान कर दिया जाए ड्यू डेट के अंदर। ठीक है, तो विनिमय पत्र की परिभाषा है ये, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट बात करते हैं विपत्र की परिभाषाओं के बाद बात करते हैं विनिमय विपत्र की विशेषताएं। तो पहली विशेषता परिभाषा से ही निकल के आती है, विनिमय विपत्र एक लिखित प्रलेख है, लिखित होता है और यह मौखिक नहीं हो सकता है। जो भी विनिमय पत्र होगा वह लिखित में ही होना चाहिए, विपत्र मौखिक नहीं हो सकता है। दूसरी विशेषता है, इसमें एक लेखक स्वीकृता को नगद भुगतान हेतु एक शर्त रहित आदेश देता है। लेखक स्वीकृता को एक नगद भुगतान के लिए क्या करता है, एक शर्त रहित आदेश देता है। और तीसरा है, इसमें लेखक के हस्ताक्षर होते हैं। तीसरी विशेषता क्या है? लेखक के हस्ताक्षर होते हैं। क्वेश्चन यहीं से बनता है, निम्न में से विनिमय पत्र की विशेषता नहीं है या विशेषता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको याद रखना है ये सभी पॉइंट। हस्ताक्षर होते हैं लेखक के। विशेषता नंबर 4 है, ये आदेश के निश्चित राशि का भुगतान हेतु देता है। ये आदेश कैसा देता है? एक निश्चित राशि का भुगतान करना है आपको, इस प्रकार का आदेश देता है। और भुगतान की तिथि निश्चित होती है। भुगतान की तिथि क्या होती है? नेक्स्ट होती है, फिक्स अमाउंट होती है। और इसमें लिखित धनराशि विपत्र के लेखक को अथवा उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को देना होता है। और इसके अलावा बात करें तो विनिमय विपत्र पर स्वीकृता को लिखित स्वीकृति आवश्यक होता है, स्वीकृति होनी आवश्यक है और अधिनियम के अनुसार इस विलेख को मुद्रण होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से ये विनिमय विपत्र की विशेषताएं हैं। उनके बाद बात करते हैं हम विनिमय विपत्र के प्रकार, टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो 3 प्रकार के होते हैं, ड्रॉवर, एक्सेप्टर और पे। यानी कि लेखक यानी कि आदेशक, ड्रॉवर को लेखक बोल सकते हैं, आदेशक बोल सकते हैं। और एक्सेप्टर, ड्रॉवी मतलब स्वीकृता या आदेशिती, और पे मतलब प्राप्तकर्ता। लेखक कौन होता है, ड्रॉवर कौन होता है? तो वह विपत्र लिखने वाला होता है जो क्या होता है, एक क्रेडिटर होता है। वहीं एक्सेप्टर और ड्वे की बात करें तो यह एक क्या होता है, जिस पक्षकार पर विपत्र लिखा जाता है वह एक निश्चित धनराशि के लिए निश्चित तिथि को ड्यू डेट के अंदर राशि का भुगतान करने की स्वीकृति देता है। और ये क्या होता है, एक्सेप्टर ही डेटर्स होता है। ठीक है, प्राप्तकर्ता कौन होता है, पेई कौन आता है? जिस व्यक्ति को विपत्र की राशि का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार होता है वही पेई होता है। और ये विपत्र में लेखक और
पेई यानी कि ड्रॉवर और पेई दोनों एक ही हो सकते हैं। तो इस प्रकार से विपत्र के तीन भाग हैं, तीन प्रकार हैं विपत्र के, जिनमें विपत्र के प्रकार ये पक्षकार है। ठीक है दोस्तों, ये तीन पक्षकार है, प्रकार नहीं है। तो बात करते हैं ये तीन पक्षकार, यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए, पक्षकार नहीं है, ये पक्षकार है। ठीक है, पक्षकार है, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ड्यू डेट कैसे निकालते हैं। आपके सामने विपत्र की तिथि दे रखी है 1 जनवरी 2010। तो 1 जनवरी 2010 की अवधि है दो महीने। तो ड्यू डेट कैसे निकालेंगे, भुगतान की तिथि कैसे निकालेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो 1 जनवरी दे रखी है उसमें 2 महीने ऐड करने हैं और प्लस 3 दिन ऐड करने हैं, तो ड्यू डेट की तिथि आ जाएगी। तो 1 जनवरी 2010 में 2 महीने जोड़े तो जनवरी के बाद फरवरी मार्च, तो 1 मार्च आ जाता है। उसके बाद 3 दिन जोड़ेंगे तो 4 मार्च ड्यू डेट आ जाएगा। 4 मार्च क्या आ जाएगा, ड्यू डेट आ जाएगा। 1 जनवरी 2010 में 2 महीने जोड़े तो 1 जनवरी 2010 में 2 महीने जोड़ने के बाद 1 मार्च आ जाता है, और 1 मार्च में 3 दिन और जोड़ेंगे तो 4 मार्च आ जाता है। वैसे ही जनवरी 30 2010 दे रखा है, तो 1 महीना और जोड़ना है, तो जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी, और फरवरी हमेशा 28 की होती है। उसके बाद 3 दिन जोड़ना है तो मार्च, 3 मार्च 2010 हो जाता है। वैसे ही तीसरा है जनवरी 28 जनवरी 2010, तो 1 महीना जोड़ा, 28 जनवरी के बाद मार्च हो जाता है, 28 जनवरी के बाद फरवरी हो जाता है, और 3 दिन जोड़ेंगे तो 3 मार्च आंसर आ जाएगा। वैसे ही 30 अप्रैल 2010 है, तो 30 अप्रैल के बाद 2 महीने जोड़ेंगे और उसमें 3 जोड़ेंगे तो 3 जुलाई 2010 आ जाएगा। ठीक है, उसे 30 अप्रैल 2010 में 3 महीने जोड़े तो अगस्त आ जाएगा, 2 अगस्त आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक दिन अप्रैल मार्च अप्रैल जुलाई में क्या होते हैं, 31 का होता है, जुलाई के बाद अगस्त आता है, तो 31 जुलाई और प्लस 3 दिन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगस्त, 2 अगस्त हो जाएगा। 1 दिसंबर 2011 में 60 दिन जोड़ेंगे, तो 60 दिन जोड़ेंगे। जनवरी में 30 दिन इसमें जोड़े, दिसंबर में क्योंकि 1 निकल गया है 30 दिन, दिसंबर में जोड़े 31 दिन किस में जोड़ दिए, 31 दिन किस में जोड़ दिए अपने, 30 दिन जोड़े पहले तो 30 जनवरी आ जाएगा। 1 और जोड़ेंगे तो 31 और 28, जो उसके बाद 2 दिन और जोड़ देंगे तो 2 फरवरी आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप ड्यू डेट निकाल सकते हैं। दिसंबर 28 2011 में 2 माह जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, जनवरी के बाद जनवरी और फरवरी, और 3 मार्च आना चाहिए क्योंकि फरवरी 29 दिन की होती है, आपको पता है। तो 29 एक दिन वहाँ पर ऐड हो जाएगा तो 2 मार्च आंसर आ जाएगा, 2 मार्च 2012। दिसंबर 31 2011 में 60 दिन जोड़ना है तो 3 मार्च 2012 आ जाएगा। इस प्रकार से आप ड्यू डेट निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।